नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ आज रांची के ईडी ऑफिस पहुंची। ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले सीए सुमन कुमार को फिर से ईडी ऑफिस लाया गया। आपको बता दें कि ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। इन्हें ईडी के दफ्तर में 10 मई को सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि उद्योग एवं खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी जानकारी देते हुए कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दे दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़े हुए, सीधे ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्या हो रहा है वहां, जरा बताइए कि फिलहाल जो पूछताछ का सिलसिला है वो कहां तक पहुंचा, अंदर खाने से क्या कुछ खबर आप तक पहुंच पा रही है? जी, बता दें कि फिलहाल पूछताछ तो जारी है और लगातार पूछताछ भी हो रही है। इसी ईडी के जोनल ऑफिस में ये लगातार पूछताछ का दौर जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बात भी सामने आई है कि ईडी के द्वारा पल्स अस्पताल के जो कागज़ हैं उनकी भी जांच की जा रही है, जिसमें कि ये पता चला था कि ये भूमिहीन ज़मीन है और उस ज़मीन की जांच को लेकर 2020 में तत्कालीन डीसी राय महिमापत रे को ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा भी दिया गया था कि उसकी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाए, जांच रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन वो जांच रिपोर्ट गायब है और वर्तमान में ईडी की टीम वही जांच रिपोर्ट भी खोज रही है और रांची के उपायुक्त से इस रिपोर्ट को तलब किया गया है। पूरे मामले में रांची उपायुक्त के द्वारा फिलहाल जो अपर समाहर्ता है उनसे वो जांच रिपोर्ट मांगी गई। 2020 का पूरा मामला है, फरवरी 2020 का, और वो रिपोर्ट अब तक लेकिन समाहर्ता के द्वारा न तो रांची उपायुक्त को मिली है और न ही ईडी को अब तक मिल पाई है। तो कहीं न कहीं मामला जो अभी भी कागजात के गायब होने का है, दस्तावेज का है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं दस्तावेज गायब तो नहीं हो गए, जो जांच रिपोर्ट है वो गायब तो नहीं हो गई। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, पल्स अस्पताल की जांच रिपोर्ट नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरवरी 2020 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। ये बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है। भूमिहीन जमीन को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। सीओ और अपर समाहर्ता ने जांच की थी, जिस रिपोर्ट को सौंपा गया था डीसी और ईडी को वो रिपोर्ट नहीं मिली। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2020 में राय महिमापत रांची के डीसी थे। जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी वो जांच रिपोर्ट नहीं मिली थी। पल्स अस्पताल की जांच रिपोर्ट जो है वो करनी थी, वो नहीं मिली। फरवरी 2020 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। भूमिहीन जमीन को लेकर ये जांच किया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट को तैयार किया गया था। सीओ और अपर समाहर्ता ने जांच की थी और अब जो जानकारी है वो ये कि डीसी और ईडी को वो रिपोर्ट नहीं मिली है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, देखिए अब तो मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है, उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट तो मिली ही नहीं। जी, जाहिर तौर पर 2020 फरवरी का पूरा मामला है, जब मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये जांच के आदेश दिए गए थे। सोशल मीडिया पर इस अस्पताल की ज़मीन को लेकर सवाल उठे थे, तो उसी वक्त और 15 दिनों में ही जांच की रिपोर्ट जांच के बाद मांगी गई थी। लेकिन वो रिपोर्ट अब जब वर्तमान में ईडी खोज रही है तो वो रिपोर्ट डीसी से मांगा गया, लेकिन डीसी को भी वो रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। उन्होंने इसके लिए पत्राचार भी किया है, जो अपर समाहर्ता से उनसे भी पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक रिपोर्ट न तो डीसी के पास है न ईडी को। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो जांच रिपोर्ट ही तो नहीं गायब हो गई है। तो इस तरह के तमाम सवालात हैं कि जिस पर अभी ईडी हो या फिर जिला प्रशासन रांची की, दोनों का मंथन चल रहा है कि ये रिपोर्ट गई कहाँ, आखिर इस रिपोर्ट के पीछे क्या कुछ राज छिपा है। क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ये चीज़ है कि जो ज़मीन भूमिहीन होती है उसकी ना तो मोटेशन हो पाती है, तो ऐसे में नक्शा कैसे पास हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, जिस वजह से इस रिपोर्ट को गायब किया गया है। हो सकता है
कि अब आने वाले दिनों में इससे लेकर किस तरह से रणनीति बनाती है, क्योंकि न सिर्फ ईडी का इस पर दबाव है बल्कि जिला प्रशासन पर भी इसे लेकर अब दबाव बढ़ने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर पूरी कार्रवाई को देखें, अभी तक के पूरे जांच को देखें, आप उसको उस पर नजर बनाए हुए हैं, आप खुद उसको देख रहे हैं, तो क्या अब इस पूरे मामले में खास तौर पर और बिल्कुल केंद्र में जो पूजा सिंघल आ रही हैं, डायरेक्ट संलिप्तता दिख पा रही है अभी तक जो जांच सामने आया है? जी, अब तक जो जांच हुई है उसमें कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के जो पावर है उसका इस्तेमाल तो जरूर दिख रहा है, और उसी को लेकर, उसी की कड़ियां जोड़ने को लेकर ईडी की टीम भी प्रयासरत है कि कहीं ना कहीं जो ये पावर का इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह से हुआ है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल है। तो तमाम चीज़ों की कड़ियां जोड़ने को लेकर ही ये पूछताछ चल रही है, और लगातार ईडी ऑफिस में इसे लेकर गहमा गहमी ही भी बनी हुई है। आपको बता दें कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर पूजा सिंघल झारखंड की एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, और उनसे जब पूछताछ को लेकर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया तो सीआरपीएफ के बलों को भी तैनात किया गया, जिससे ये पता चलता है कि आज की पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे दायरे में केंद्र में कहीं ना कहीं पूजा सिंघल जरूर नजर आ रही हैं, जिस वजह से जांच का दायरा उन तक तो पहुंचा ही है। और उस आंच की पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहेंगे, आसान शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट जरा ये बताइए, कहां पर आकर जो मामला है वो उलझ रहा है? अभी जो जांच सामने आ रही है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आकर शक की सुई बैठ जा रही है, खासतौर पर पूजा सिंघल को लेकर? जी, जाहिर तौर पर खासकर अगर सबसे पहले अस्पताल की बात की जाए, अगर पल्स अस्पताल के उसके निर्माण में करीब 100 करोड़ से ऊपर की रकम के खर्च की बात जो है उसकी रकम आंकी जा रही है कि इतना खर्च हुआ होगा, लेकिन उस पूरे मामले में महज 25 करोड़ के आसपास का लोन है, जो कि एक जांच का केंद्र है, क्योंकि उस मतलब पूरे पैसे का बाकी पैसे कहाँ से हैं, उसका सोर्स क्या था। वहीं दूसरी तरफ जो शेल कंपनियां बनी हैं उनमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट किए गए और उनसे किस हिसाब से पैसा आ रहा है, आय के स्रोत क्या हैं, तो ये सवाल जो है ये महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ जो ईडी को पैसे मिले सीए के घर से, वो पैसे किसके हैं, ये पैसे कहां से आए, इसका सोर्स क्या है, ये बहुत अहम पॉइंट है जिसे लेकर ईडी की टीम भी अभी भी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग, जिन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, कई करीबियों को पैसा मिला है, तो इन तमाम चीजों को लेकर ऐसे केंद्र में दिख रही है पूजा सिंघल। प्रकाश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है और जिस पर अभी ईडी की नजर होगी और उस पर पूछताछ जो है वो चल रही होगी। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सीए सुमन कुमार की 4 कार को जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब ईडी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके घर से रुपए मिले थे उसके 4 कार को जब्त कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस कार की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक कार जगुआर भी है जिसे जब्त किया गया है। 4 आईएएस पूजा सिंघल के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की 4 कार को जब्त किया गया है। उस चारों कार के खरीदारी से संबंधित दस्तावेजों को मांगने पर पैसों से संबंधित लेन देन को माना जा रहा है संदिग्ध, और लिहाजा उससे जुड़ी इनपुट को अब खंगाला जा रहा है। ईडी के सूत्र के मुताबिक किसी अन्य अधिकारी या कोई अन्य शख्स द्वारा ये कार जो है उसका पेमेंट दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर विस्तार से जांच किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक महंगी जगुआर कार को भी जब्त किया गया है। तो ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन, जिसके घर से पैसे मिले थे, 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। अब उनके 4 कार को जब्त कर लिया गया है। ये कार कैसे खरीदी गई, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, इन तमाम चीजों की जानकारी अब विस्तार से जुटाने में ईडी की टीम जुटी हुई है। जांच एजेंसी ईडी की टीम रांची स्थित ईडी दफ्तर में आईएएस पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा से लगातार पूछताछ कर रही है। आज पहली बार पूजा सिंघल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी के सामने पेश हुई, लेकिन जिस तरह से अब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने का काम ईडी लगातार कर रही है, और जिस तरह से इस मामले में एक गिरफ्तार
चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की अगर बात करें तो उसे भी लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सुमन कुमार से ईडी को प्राप्त हुई है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी 3 कार जो है, 3 कार को ईडी की टीम ने बकायदा जब्त किया है और उस 3 कार से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने में जांच एजेंसी जुट गई है। तीनों कार के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों कार जो, जिसमें कि एक जगुआर कार भी है जो काफी महंगी कार है, तो वो तीनों कार क्या सुमन कुमार ही ने खरीदा था, क्या अपने नाम से खरीदा था, या उसको कहीं से पैसा दिया गया था उस कार को खरीदने के लिए, या किसी ने उस कार को उसे दिया था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा है। जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के पास ये 3 कार बरामद हुई, 3 कार को जब्त करके आगे की जो प्रक्रिया है उसको आगे अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर आईएएस पूजा सिंघल की बात करें तो उससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, जिसमें कि खास तौर पर उसका और इसके साथ साथ उसके पति अभिषेक झा से जुड़े हुए तमाम जो चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। इसके साथ साथ उसके जो परिवार में कौन कौन से कितने उसकी आमदनी है उससे संबंधित जानकारी मांगी जा रही है, उसके तमाम एसेट्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। और जिस तरह से सुमन कुमार के पास से करोड़ रुपया बरामद हुआ था, तो उसके साथ में किस तरह से उसके संबंध रहे हैं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है। सीएम की तरफ से ये बताया गया कि उनकी मां बीमार है, जिस वजह से वो नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए। मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा था। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ये लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A का उल्लंघन प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया था। आपको बता दें कि रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसमिल जमीन पत्थर खदान के लिए लीज पर लेने का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले को पद का दुरुपयोग बताया था। साथ ही ये भी कहा कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के दायरे में आता है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। सवाल सबसे अहम यही है कि अब आगे क्या हो सकता है। चुनाव आयोग टाइम पिटीशन को स्वीकार कर सकता है। सीएम हेमंत सोरेन को मिल सकता है 30 दिनों का समय। चुनाव आयोग उनकी सदस्यता को रद्द करने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकता है। ईसी राजभवन को सदस्यता रद्द करने की जानकारी देगा। हेमंत सोरेन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। टाइम पिटीशन की वजह बताते हुए गुहार लगा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री के वक्त मांगने पर बीजेपी ने सीएम को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम एक तरफ हाईकोर्ट में जवाब दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए समय नहीं है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। मुख्यमंत्री जी 2 संवैधानिक संस्थाओं के सामने अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं जो समझ से परे है। जब इसी माइनिंग लीज घोटाले पे उन पे आरोप लगा था, उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, तो उन्होंने वहां पर बिंदुवार जवाब दे दिया सारे आरोपों का, जजमेंट्स को साइड भी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब सेम नेचर जो आरोप का है उसके आधार पर उनको शो कॉज किया कि क्यों नहीं उनकी विधायकी को समाप्त किया जाए, तो उसमें इन्होंने समय ले लिया। तो आप उच्च न्यायालय में जवाब दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में आप जवाब देने से भाग रहे हैं। समय लेने की बात है तो समय लेना तो हमारा अधिकार है, किसी भी प्रार्थी का अधिकार है, और उस अधिकार से कोई कैसे रोक सकता है। जो सामने परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इंसानियत का तकाजा है कि आप किसी को उसकी परिस्थितियों के अनुसार समय आपको देना चाहिए। कोई भी अदालत हो, कोई भी न्यायालय हो, और सभी जगह समय मिलता है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो हमारा अधिकार है उससे वंचित
चुनाव आयोग नहीं करेगी। तो हमें यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी पहले मां का इलाज करवाने के लिए ही चुनाव आयोग से 1 महीना का मोहलत मांगा है। तो चुनाव आयोग को भी 1 महीना का मोहलत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि उनकी मां इलाजरत हैं और मां का इलाज कराना किसी भी पुत्र के लिए पहली प्राथमिकता है। तो स्वाभाविक तौर पे वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग से उन्होंने वक्त मांगा है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ चाल धंस गया जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। निरसा के नीम तल्ला में चाल धंसी है, 3 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। बंगाल के वीरभूम के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। सोमवार 3 बजे की घटना है। पुलिस घटना से इनकार कर रही है। घटना के बाद शव को लेकर उसके साथी मजदूर वहां से भाग गए। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के गढ़कुरा गांव के पास बाराती से भरी हुई गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पड़रिया गांव से पपीलो गांव बाराती जा रही थी और लगभग 2 बजे रात में ये गाड़ी पलट गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस तत्काल नहीं पहुंच पाई। इसी बीच लोग वहां पर तड़पते रहे। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को दबे हुए गाड़ी के नीचे से निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यहाँ पलटी मार दल सब लकड़ी झुरी आन के यहाँ दलिए तो एक माँ निकाल कब के बात है? 12:30 बजे। वो वहाँ से बस वाला उसको सिग्नल बता रहा, फिर भी यहाँ के पलटी मार रहा। तो के आदमी घायल हो? कितना आदमी घायल हो? 2-3 आदमी घायल होला। कब के बात है ये? 2 बजे रात को। 2 बजे रात में? हाँ। तो 2 आदमी घायल है? हाँ, 2 नहीं 3 आदमी 4 आदमी है। 4 आदमी घायल है। गुमला में अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने भरन और सिसई में 7 अवैध ईंट भट्टे ध्वस्त किए हैं। प्रशासन के अनुसार इन ईंट भट्टों के पास पूरे कागज नहीं थे, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। भरनो प्रखंड में संचालित अवैध भट्टे जिनके पास पॉल्यूशन क्लियरेंस से संबंधित सर्टिफिकेट, सीटीओ इत्यादि दस्तावेज नहीं थे और जिनके लिए कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त था। जिला अंतर्गत जितने भी चीनी भट्टे हैं उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार सबको ध्वस्त किया जाना है। इसी क्रम में सिसई में अभी तक 3 भट्टों को ध्वस्त किए कार्रवाई की गई है और अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देवघर बाबा मंदिर में चल रहे कंस्ट्रक्शन काम का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम के लिए मानसरोवर तट से मंदिर परिसर तक फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा जब निर्माण स्थल का मुआयना करने पहुंचे तो निर्माण कार्य को देखकर भड़क गए। उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया और कहा कि मंदिर की पौराणिक परंपरा से छेड़छाड़ किया जा रहा है। कोई अधिकार नहीं जाता है कि मंदिर के पौराणिक स्वरूप में ये बदलाव करें। अभी हम तो परसों रात में यहाँ आए थे, तो परसों रात को हमको लोगों ने कहा कि उधर फिर एक कोई शीघ्र दर्शनों के लिए एक अलग से लाया जा रहा है, उसको वहाँ उतारा जा रहा है। समूचा मंदिर परिसर को इन्होंने एक पिंजड़ा में तब्दील कर दिया। लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। जामताड़ा न्यू टाउन की रहने वाली एक बेटी का जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में ऑडिशन के लिए चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता के लिए पहले जोन स्तर पर 11 जून को रांची में प्रतिभागियों को सिलेक्शन होगा, जबकि प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मुंबई में होगा। हिमांशु श्री 8वीं की स्टूडेंट हैं। इससे पहले भी वे झारखंड राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति युवा महोत्सव 2015 में बाल कलाकार के रूप में भागीदारी कर चुकी हैं। फिलहाल हिमांशु अपनी पढ़ाई के साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं। हिमांशु श्री के चयन पर सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं।
और आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस और जेएमएम के जॉइंट पीसी में। यह तोहफा देने का काम कर रहे हैं कि जो खर्च हमने विदेश भ्रमण में अपनी विलासिता के लिए किया है वो हम आम जनता को निचोड़ करके निकालने का काम करेंगे। आपको पता होगा साथियों कि कैसे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जहां इस देश की युवाओं का एक तरफ नौकरी छीनने का प्रधानमंत्री ने काम किया, देश की महिलाओं का पूरा किचन का बजट खत्म करने का काम किया, वहीं अपनी विलासिता के लिए प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज तक मंगवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खत्म करके राजतंत्र की बुनियाद स्थापित करने का काम भाजपा कर रही है, जो हम महागठबंधन के लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोगों ने अपने सीने पे गोली खा करके इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को भी भगाने का काम किया है। तो ये अहंकारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साथियों, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। महंगाई वृद्धि के मामले में एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6.95%, 6.95%। फूड इन्फ्लेशन 7.68, 7.68। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के सिकडाडी गांव के रहने वाले दिव्यांग शिक्षक रिटायर्ड होने के बाद अब खेती कर रहे हैं। रीतलाल महतो लगभग 12 से अधिक प्रकार के फल और सब्जियों की खेती कर दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। रीतलाल महतो से बात की हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। यहाँ पे एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर हैं जो विकलांग भी हैं एक पांव से, और वो रिटायर्ड होने के बाद वह खेती बाड़ी की शुरुआत किए हुए हैं और लगभग 4.5 एकड़ में जमीन में वह लगभग 10 से अधिक प्रकार के फल सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए में दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे सामने आप देख सकते हैं कि रीतलाल महतो हैं। यह एक पेशे से शिक्षक रह चुके हैं सरकारी स्कूल के, और 2021 में रिटायरमेंट हुए हैं, जिसके बाद से इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की है। और आपको बता दें यहाँ पर लगभग 10 से अधिक प्रकार के सब्जियां व फलों को उगाया जा रहा है, जिसमें बैगन, मिर्च और खरबूजा, तरबूजा वगैरह शामिल है, मिर्च। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।